हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 चित्रकार मोर पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हम पाठ की कहानी को समझेंगे, फिर उसके अर्थ जानेंगे, फिर उसके प्रश्न उत्तर और व्याकरण पर ध्यान देंगे। पाठ को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पाठ 6 चित्रकार मोर। संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चिंता न करते हुए दूसरों की सहायता करके उन्हें आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को स्वतः ही सम्मान प्राप्त हो जाता है। अर्थात बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ की, अपने हित की चिंता न करके दूसरों का हित साधते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और ऐसे लोगों को अपने आप ही सम्मान प्राप्त हो जाता है। यही आदर्श इस पाठ के चित्रकार मोर का है, जो दूसरों को रंग बिरंगा बनाने में स्वतः रंग बिरंगा बन जाता है। बहुत पहले की बात है, तब सारे के सारे पक्षी सफ़ेद रंग के होते थे। पुराने समय की बात है जब सभी पक्षी सफ़ेद रंग के होते थे। सारे संसार की रंगीनी देखकर उनका मन भी ललचाता था। ऐसा कहानी में बताया गया है कि पूरे संसार को कलरफुल देखकर, रंगीन देखकर इन पक्षियों का मन भी ललचाता था। वे सोचते थे कि काश हम पक्षी भी फूल, पत्ती और रंगीन बादल जैसे रंग बिरंगे हो जाएं तो कितना अच्छा हो। सभी पक्षी सोचते थे कि हम केवल सफ़ेद रंग के ना होकर रंग बिरंगे हो जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, कितना सुंदर लगेगा। सब पक्षियों ने एक सभा बुलाई और विचार किया। सोचा चलकर भगवान ब्रह्मा जी से रंग मांगा जाए। अब सभी पक्षियों को रंगीन बनने का विचार आया तो वे मीटिंग बुलाए, सभा बुलाए और विचार करके सोचे कि ब्रह्मा जी के पास जाकर रंग मांगा जाए। सारे पक्षी एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने पक्षियों की मांग सुनी। उन्हें पक्षियों की मांग सही लगी। सभी पक्षी ब्रह्मा जो भगवान हैं उनके पास पहुँच गए और रंग मांगने लगे। ब्रह्मा जी ने उनकी मांग को सुनकर सोचा कि ये सही मांग कर रहे हैं। बेचारे सब के सब पक्षी सफ़ेद हैं, उन्हें रंग मिल जाए तो वे भी संसार की रंगीनी में शामिल हो जाएंगे। आए हुए सब पक्षियों को ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा। उनमें से उन्हें एक पक्षी चुनना था और उसको रंग रोगन लगाने का अपना यह महत्वपूर्ण काम सौंपना था। अब ब्रह्मा जी को लगा कि ठीक ये पक्षी जो है सही कह रहे हैं कि उनको भी रंग मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा, तो मैं इनको रंग दे देता हूँ। लेकिन इनको रंगने का काम कौन करेगा? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, तो किसी खास को सौंपा जाए। आखिर उन्होंने वह पक्षी खोज ही लिया। लंबी पूंछ और ऊंची गर्दन वाले पक्षी मोर को उन्होंने अपने इस काम के लिए सर्वथा उपयुक्त समझा। उन्होंने मोर को चुना दूसरों को रंगने के लिए, क्योंकि वो लंबी पूंछ वाला और ऊंची गर्दन वाला था। ब्रह्मा जी ने अपने पास के सब प्रकार के रंग मोर को दे दिए और उसे पक्षियों को रंगने का काम सौंप दिया। मोर अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। खुश होने के साथ साथ वह अपने काम के प्रति अत्यंत सजग रहा। वह सतर्क था दूसरों को रंगने के लिए कि कोई किसी प्रकार की गलती ना हो। मोर ने सारे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब पक्षी अपनी पसंद का रंग लगवाने के लिए मेरे पास आ जाएं। अब मोर को जब सारे रंग मिल गए तो उन्होंने पूरे जंगल में मुनादी करवा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी के सभी पक्षी अपना पसंद का रंग लगवाने के लिए मेरे पास आते जाएं।
थोड़ी ही देर में सब के सब पक्षी मोर के आगे कतार बांधकर खड़े हो गए। सभी पक्षी आए और लाइन बनाकर खड़े हो गए। मोर ने रंगों की पिटारी खोल दी और एक एक करके पक्षियों को रंगना प्रारंभ किया। जिस पक्षी को जो रंग पसंद था मोर ने उसे वही रंग लगाया। तोते ने पहले तो चोंच में लाल रंग लगवाया, फिर सारे शरीर को हरा रंगवा लिया। अब सभी पक्षी पहुंच गए मोर के पास और अपने अपने पसंद का रंग लगवाना शुरू कर लिया। तोते ने पहले चोंच में अपने लाल रंग को रंगवाया, फिर पूरे शरीर को हरा रंग में रंगवा लिया। उसे कच्चे आम का रंग बहुत पसंद था, इसीलिए उसने अपना रंग हरा करवा लिया। नीलकंठ ने अपने गले को नीले रंग में रंगवाया। बतख को अपना सफ़ेद रंग बहुत पसंद था, फिर भी उसने थोड़ा सा नारंगी रंग अपनी चोंच और पैरों में लगवा लिया। नीलकंठ जो पक्षी होता है, जिसे देखना दशहरे के दिन शुभ माना जाता है, उस पक्षी ने अपने गले में नीला रंग लगवाया, इसलिए उसका नाम नीलकंठ पड़ा है। बतख को सफ़ेद रंग बहुत पसंद था, फिर भी उसने थोड़ा सा नारंगी रंग अपने चोंच और पैरों में लगवा लिया। इसी प्रकार एक एक करके सारे पक्षी आते जाते रहे। मोर उनको मनचाहा रंग लगाता गया। मोर दूसरे पक्षियों को तो रंगता जा रहा था, लेकिन उनको रंगने से पहले रंग की परख करने के लिए वह अपने शरीर पर भी थोड़ा सा रंग लगा लिया करता था। अब मोर जो है दूसरों को रंगने के पहले रंग का कलर जानने के लिए अपने शरीर पर उसे लगाकर टेस्ट करता था, परखता था कि ये रंग कैसा लगेगा, और उसके बाद फिर वो दूसरे पक्षियों को रंगता था। धीरे धीरे एक एक करके सब पक्षी अपना शरीर रंगवा कर चले गए। किसी ने थोड़ा सा रंग लगवाया तो किसी ने बहुत सारा, किसी ने एक रंग तो किसी ने कई रंग लगवाए। जिस पक्षी को जो रंग पसंद आया उसने वही रंग लगवाया। कुछ पक्षी ऐसे भी थे जिन्हें अपना सफ़ेद रंग ही प्यारा था, इसलिए उन्होंने कहीं कहीं पैर में, चोंच में या पीठ में थोड़ा सा रंग लगवा कर ही संतोष कर लिया। इधर मोर के पास सारे रंग समाप्त हो चुके थे। अब मोर जो है सभी रंगों को दूसरे पक्षियों में लगा कर समाप्त कर चुका था, ख़त्म कर चुका था। रंग समाप्त हो गए हैं, यह देखकर मोर बहुत उदास हो गया। सोचने लगा, मैं स्वयं क्या बिना रंग का रह जाऊंगा। अब मोर सोचने लगा कि मैं भी तो पक्षी हूँ, अब मुझे भी तो रंग की ज़रूरत है। जैसे दूसरे पक्षी लगवा के गए वैसे मैं भी रंग लगाना चाहता था, पर मेरे लिए तो रंग समाप्त ही हो गए। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं बिना रंग का रह जाऊंगा? दूसरों को रंगने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, किंतु स्वयं मेरे लिए अपने लिए कोई रंग नहीं बचा। इतने में शांत, गंभीर और चतुर पक्षी उल्लू वहाँ आया। मोर ऐसा सोच ही रहा था कि मेरे लिए कोई रंग नहीं बचा। उसी समय उल्लू वहाँ पर आ गया। मोर को उदास देकर वह बोला, ओ चितेरे, उदास क्यों हैं? चितेरे मतलब चित्रकार। तुम उदास क्यों हो? सब पक्षियों को रंग दिया, अब उदासी क्यों भला? तुमने तो सारे पक्षियों को रंग किया है, इतना अच्छा काम किया है, अब क्यों उदास हो? तो मोर बोला, उल्लू भाई, मैं भी कैसा अभागा हूँ, सबको रंग बांटता रहा, लेकिन मेरे पास अपने लिए तो कोई रंग ही नहीं बचा। मैंने सबको रंग लगाया, लेकिन मेरे अपने लिए कोई रंग नहीं बचा, सारे रंग समाप्त हो गए। मोर की बात सुनकर गंभीर स्वभाव वाला उल्लू पहले तो खूब हंसा, फिर बोला, जरा अपना शरीर तो देख, अपने पंखों को देख, फिर उदास होना। अब उल्लू गंभीर रहता है, लेकिन मोर की बात सुनकर वो खिलखिला कर हंस पड़ा और बोला, अपने शरीर को तो चेक करो, देखो। उल्लू की बात सुनकर मोर ने अपने शरीर को देखा तो खुशी से झूम उठा। उसका शरीर तो रंग बिरंगा, ढेर सारे रंगों की फुलवारी बन गया था। मोर का शरीर जो है रंग परखने के कारण रंगीन फुलवारी जैसा सुंदर हो गया था। तो यह देखकर मोर खुशी से झूम उठा। उसे ध्यान आया, दूसरे पक्षियों को रंगने से पहले परखने के लिए मैं रंग अपने शरीर पर ही तो लगा रहा था, बस वे सारे रंग मेरे अपने हो गए। वह बहुत खुश हुआ। अभी वह अपनी खुशी पूरी तरह से प्रकट भी नहीं कर पाया था कि आसमान पर काले काले बादल छा गए। देखते ही देखते वर्षा होने लगी। अब वो खुश ही हो रहा था कि उसी समय
काले काले बादल आसमान में छा गए और बरसात होने लगी। सारे पक्षी अपना रंग बचाने के लिए वृक्षों में, लताओं में, घोंसलों में जा छिपे। बेचारा मोर इतना भारी भरकम शरीर लेकर कहाँ जाता। उसे लगा कि अब तो पानी की बूंदें उसके सारे रंग को धो डालेगी और वह पहले जैसा बेरंग और श्वेत हो जाएगा। अब सभी पक्षी अपना रंग बचाने के लिए छुप गए। कोई वृक्षों में छुपा, कोई नार में, लताओं में छुप गया, कोई घोंसले के अंदर जाके छिप गया। लेकिन मोर तो बड़ा शरीर वाला था, उसके लिए कोई जगह छिपने के लिए नहीं था। तो उसे लगा अब तो पानी में भीग कर पानी की बूंदों से उसके शरीर में जो रंग लगा है वो धुल जाएगा और वो पहले जैसा सफ़ेद हो जाएगा। किंतु ब्रह्मा जी ने जो रंग दिए थे वे क्या इतने कच्चे थे कि वर्षा के पानी से धुल जाते? वे तो पक्के हो चुके थे। मोर ने देखा पानी की बूंदों का तो उसके शरीर पर, उसके रंगीन पंखों पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। मोर ने देखा कि वो भीग रहा है, फिर भी उसके रंग जो है वो धुल नहीं रहे हैं, बिल्कुल पक्के हैं। बस फिर क्या था, खुशी के मारे उसने सारे पंख फैला लिए और वह नाचने लगा। अब वो खुश हो गया और अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। तब से लेकर आज तक मोर जब भी बादलों को देखता है तब अपने शरीर के सुंदर रंगों को देखकर पंख फैलाकर नाचने लगता है। तब से लेकर मोर जो है अब तक काले काले बादलों के आते ही छाते ही वो नाचना शुरू कर देता है। खुशी के मारे जंगल में मोर जो है नाचने लगता है। अब ये कहानी आप समझ गए बच्चों। अब आगे इसके मायने देखते हैं। शब्दार्थ। एकत्र माने इकट्ठा, रुआंसा माने रोने के समान, बेरंग माने बिना रंग के या सफ़ेद या धवल, पिटारी माने ढक्कन वाली टोकरी, अभागा माने बुरे भाग्य वाला, श्वेत माने सफ़ेद, चितेरे माने चित्रकार। आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, सारे संसार को रंगीन देखकर पक्षी क्या सोचते थे? तो इसके उत्तर में लिख सकते हैं, अभी आपने पाठ में अध्ययन भी किया है कि पक्षी जो है सारे संसार को रंगीन देखकर क्या सोचते थे। पक्षी सोचते थे कि काश हम भी फूलों, पत्तियों और रंगीन बादलों के समान रंग बिरंगे होते तो कितना अच्छा होता। अगला प्रश्न है, पक्षियों ने रंग पाने के लिए क्या प्रयास किया? तो इसके उत्तर में लिख सकते हैं, पक्षियों ने रंग पाने के लिए एक सभा बुलाई और सोचा चलकर भगवान ब्रह्मा जी से रंग मांगा जाए। अगला प्रश्न है, मोर रंग बिरंगा कैसे हो गया? तो इसके उत्तर में लिख सकते हैं, सभी पक्षियों को रंगने के पहले रंग की परख करने के लिए मोर थोड़ा सा रंग अपने शरीर पर लगा लिया करता था। इस प्रकार मोर रंग बिरंगा हो गया। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4, ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए मोर को ही क्यों चुना? उत्तर में लिख सकते हैं, ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए मोर को ही इसलिए चुना क्योंकि उसकी पूंछ लंबी और ऊंची गर्दन थी। वह हमेशा अपने काम के प्रति सजग रहता था, इसलिए ब्रह्मा जी ने मोर को चुना। प्रश्न नंबर 5, मोर की बात सुनकर उल्लू क्यों हंस पड़ा? तो उत्तर में लिख सकते हैं कि मोर का पूरा शरीर रंग बिरंगा हो चुका था, इसलिए उल्लू मोर की बात सुनकर हंस पड़ा। मोर जब उदास हो गया था कि उसके लिए कोई रंग नहीं बचा, तो उल्लू ये देखकर हंसा कि उसका रंग तो पहले से ही रंगीन हो चुका है उसका शरीर, फिर भी मोर को पता नहीं है। ये सोचकर उल्लू हंस पड़ा। प्रश्न नंबर 6, मोर के शरीर पर लगा रंग वर्षा से धुल जाता तो क्या होता? तो उत्तर में, यदि वर्षा से धुल जाता मोर का शरीर तो फिर से वो श्वेत सफ़ेद रंग का हो जाता जैसे वो पहले था। प्रश्न नंबर 7 है, मोर अन्य पक्षियों को रंग लगाते समय अपने शरीर पर रंग लगाकर ना देखता तो क्या होता? तो इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि मोर श्वेत रंग का ही रह जाता। यदि वो अन्य पक्षियों को रंग लगाते समय अपने शरीर पर रंग लगाकर नहीं देखता, नहीं परखता, तो उसका रंग श्वेत ही रहता, रंग बिरंगा नहीं हो पाता, उसका शरीर रंग बिरंगा नहीं हो पाता।
प्रश्न नंबर 8, पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु तर्क दें। उत्तर में लिख सकते हैं कि पक्षियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे छोटे कीटों का सेवन करती है। पक्षी जो है कीड़े मकोड़े को खाती है तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से मुक्त रखती है। कुछ पक्षियां मांसाहारी होती है जो मृत पशुओं का सेवन करके पर्यावरण को दूषित होने से बचाती है। जैसे गिद्ध, बाज आदि मृत पशुओं का सेवन करते हैं और प्रदूषण से वातावरण को बचाते हैं। पक्षियों की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेष से जो उत्तम खाद बनती है, जो पेड़ पौधों के उत्पादन में वृद्धि करती है। इस तरह पर्यावरण के संरक्षण में पक्षियों का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे देखते हैं भाषा तत्व और व्याकरण। प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। अ है मन ललचाना। मन ललचाना माने लालच आना। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी वाक्य अपने विचार से बना सकते हैं। जैसे ये बनाया मैंने, रसगुल्ले देखकर मेरा मन ललचा गया। अगला शब्द है ढिंढोरा पिटवाना, मतलब मुनादी करवाना या खबर फैलाना होता है। इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं कि कोटवार ने गांव में बच्चों को पोलियो टीका लगवाने के लिए ढिंढोरा पिटवाया। अगला शब्द है खुशी से झूम उठना, माने अधिक प्रसन्न होना। वाक्य में लिख सकते हैं कि मोर काले काले बादल देखकर खुशी से झूम उठा। अन्य कोई भी वाक्य आप अपने विचार से बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कुछ शब्दों का कभी कभी 2 बार भी प्रयोग होता है। जैसे क्या क्या, साथ साथ, कौन कौन, एक एक, कब कब, काले काले। तो इसका वाक्य प्रयोग आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने किया है क्या क्या का वाक्य प्रयोग, तुम बाजार से क्या क्या सामान लाए हो। अगला साथ साथ का वाक्य प्रयोग, नदी किनारे कछुआ और खरगोश साथ साथ रहते थे। आप इसी तरह कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। अगला कौन कौन शब्द दिया है, इसका वाक्य प्रयोग, जंगल में कौन कौन से जानवर रहते थे। इस तरह से आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं जिसमें कौन कौन शब्द का प्रयोग हुआ हो। अगला है एक एक। एक एक का वाक्य प्रयोग जैसे मैंने किया है, मोर ने एक एक कर सभी पक्षियों को रंगना शुरू कर दिया या शुरू किया। कब कब, रक्षाबंधन और दशहरे का त्यौहार कब कब आता है। अगला है काले काले शब्द, सावन में काले काले बादल छा जाते हैं। आप अपने विचार से कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिसमें ये शब्द आए हो या इस शब्दों का प्रयोग हुआ हो। आगे देखिए समझो। एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं। नीचे लिखे उदाहरण पढ़ो और समझो। धरा, क वाक्य में लिखा है वर्षा ऋतु में धरा हरी भरी हो जाती है। ख में लिखा है नाटक दिखाने के लिए मोहन ने अजीब रूप धरा। तो पहले वाक्य में धरा का अर्थ है पृथ्वी। वर्षा ऋतु में धरती माता पृथ्वी जो है वो हरी भरी हो जाती है। और दूसरे वाक्य में लिखा है नाटक दिखाने के लिए मोहन ने अजीब रूप धरा। तो यहाँ पर धरा का अर्थ हो गया धारण करना। नाटक दिखाने के लिए मोहन ने अजीब रूप धारण किया। प्रश्न नंबर 3 है, इसी प्रकार बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करो। बेर शब्द दिया गया है जिसका 2 अर्थ में प्रयोग करना है। जैसे धरा का प्रयोग हुआ है वैसे ही जैसे मैंने किया है। बेर माने फल। फल के लिए वाक्य प्रयोग हुआ है कि मेरे घर बेर का एक पेड़ है। दूसरा है बेर माने समय, तो वह 3 बेर खाना खाती है, अर्थात 3 समय खाना खाती है। तो इस तरह से आप और कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अगला देखिए, कभी कभी निषेधवाचक वाक्य को क्या का प्रयोग करके भी प्रकट किया जाता है। जैसे वे क्या इतने कच्चे थे कि वर्षा के भय से धुल जाते। निषेधवाचक वाक्य मतलब निषेधात्मक, जिसमें नहीं का प्रयोग, नहीं का अर्थ निकलता हो। जैसे वे क्या इतने कच्चे थे कि वर्षा के भय से धुल जाते, अर्थात वे कच्चे रंग नहीं थे।
पक्के रंग थे जो वर्षा के भय से नहीं धुलते। आगे दिया है, अब क्या शब्द का ऐसे ही अर्थ में प्रयोग करो। क्या शब्द का निषेधात्मक या निषेधवाचक अर्थ में प्रयोग करना है, जैसे वे क्या खा रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, इस तरह से। अगला देखिए, इन वाक्यों को पढ़ो। क है बच्चा हंस रहा है, ख है हंसना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पहले वाक्य में हंसना क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है और दूसरे वाक्य में यह संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। पहला जो है हंसने का काम कर रहा है बच्चा, तो यहाँ क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है हंसना शब्द। दूसरे वाक्य में ये हंसना शब्द भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में लाया गया है। हंसना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 5 है, खेलना शब्द को दोनों रूपों में अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे बच्चा खेल रहा है, यहाँ पे खेल एक क्रिया के रूप में व्यक्त हुआ है। दूसरा वाक्य है खेलना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यहाँ पे खेलना जो है संज्ञा रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला देखिए, मोर का एक बड़ा चित्र बनाकर उसमें चमकीले रंग भरो और कक्षा की दीवार पर लगाओ। आप मोर का एक बड़ा सा चित्र बना सकते हैं, सुंदर चमकीले कलर भर सकते हैं। अगला लिखा है, अपने मित्र या सहेली को पत्र लिखो जिनमें अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी एक पक्षी के संबंध में जानकारी हो, जिसमें उसके आवास, भोजन, रंग, रूप और बोली आदि का विवरण हो। आपको एक पत्र लिखना है अपने सहेली या अपने मित्र के नाम, जिसमें किसी पक्षी जिसको आप जानते हैं उस पक्षी के बारे में लिखना है कि वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, उसका रंग कैसा होता है, वो किस तरह की आवाज़ें निकालता है। ऐसा विवरण बताकर एक पत्र लिखना है आपको। आगे देखिए, तुम्हारे आसपास रहने वाले पक्षियों की जानकारी प्राप्त कर निम्न तालिका में भरो। तो आप अपने आसपास जो पक्षी देखे होंगे उसके बारे में खोज खबर कर आप इस तालिका में भर सकते हैं। जैसे मैंने भरा है कबूतर। एक पक्षी है जिसका स्थानीय नाम कबूतर है और उसका वैज्ञानिक नाम है कोलंबालिविया। उसका रंग होता है सफ़ेद या काला या स्लेटी और वो रहते हैं वृक्ष में, भूमि पर या पुराने मकानों पर रहते हैं। अगला मैंने बनाया है तोता। तोता का वैज्ञानिक नाम है सिटाक्यूला क्रेमरी। इसका रंग हरा होता है और ये पेड़ के कोटर या पिंजरे में रहता है। तो दोस्तों, ये पाठ आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर ये पाठ आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर